फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन एक लिमिटेड रिसोर्स है जिसका यूज करने पर ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। और सबसे खराब बात तो यह है कि जो कंट्रीज इनका उत्खनन भी नहीं करती है वो भी इनका यूज करते हैं, जिसकी वजह से कई पोटेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं जो लाखों करोड़ों लोगों को अफेक्ट करते हैं। पर अच्छी बात तो यह है कि हर दिन लोग नए नए अल्टरनेटिव के साथ आ रहे हैं जो क्लीन, ज्यादा इफिशिएंट, सस्टेनेबल और रिन्यूएबल है। तो चलो अब तक के सबसे 10 अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज की खोज पे। नंबर 10, अलगी। भले ही अलगी तालाब जैसे जगहों पर अच्छे नहीं लगते हैं, पर 1942 में पहली बार इनका पोटेंशियल दुनिया के सामने खाना और फ्यूल के रूप में आया था। लेकिन 1970 तक किसी ने भी इसे सीरियस ही नहीं लिया था। लेकिन जब 1970 में ऑयल के प्राइसेस में बहुत बढ़त हुई तब यूएस गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना ही पड़ा। और आज अलगे का यूज फूड सप्लाईमेंट और फ्यूल के लिए किया जा रहा है। इन्हें बनाने के लिए कम समय लगता है, लगभग 3 से 6 हफ्ते, और इसे मक्के के खेत से कम जगह भी लगती है। ये बायोडिग्रेडेबल है और वातावरण के लिए खतरनाक भी नहीं है। इनका यूज बायोडीजल, बायोब्यूटेनॉल, बायोगैसोलीन, मीथेन, इथेनॉल और अब तक की जेट फ्यूल बनाने के लिए भी किया जाता है। इन जेट फ्यूल का यूज लुफ्थांसा और वर्जिन जैसी बड़ी कंपनियां भी करती है। बहुत सारी कंपनीज अलगी से फ्यूल क्रिएट करती है, पर एक प्रॉब्लम है जो है बायोगैस को बायोफ्यूल में कन्वर्ट करने का कॉस्ट बायोफ्यूल को ड्रिल करके निकालने से ज्यादा है। एक्सॉन मोबाइल की मदद से यूएस गवर्नमेंट ने 2018 में इसकी प्राइसेस कम करने की कोशिश की थी, पर वो बुरी तरह से फेल हो गए। एक्सॉन मोबाइल का मानना यह है कि टैक्स क्रेडिट वैरी करने के बावजूद भी हल्की बायोफ्यूल्स ऑयल प्रोडक्शन के कॉस्ट को 2043 तक हरा नहीं सकते। नंबर 9, कार्निगल वेव एनर्जी। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने उनके सर्फिंग के पार को अलग ही लेवल पर लेके जाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने समुद्र के अंदर लहरों का यूज करके एनर्जी जनरेट की है। ये कार्निगल के सीडो टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ है। ये आइडिया काफी सिंपल है। इस मेथड में समुद्र की सतह पर लगे हुए बुई की पावर को हार्नेस किया जाता है। जैसी लहरें आगे और पीछे मूव होती है, बुई से कनेक्टेड पंप हाई प्रेशर वाटर को पाइप के थ्रू जमीन पर स्थित प्लांट तक पहुंचाया जाता है। बाद में इनका यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिक को मूव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं किया जाता। और इतना ही नहीं, यह रिवर्स ऑस्मोसिस डिस्टिलेशन को भी पावर प्रोवाइड करता है। इसे सीडो एक तीर से 2 शिकार करता है, एक रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरा क्लीन वाटर। ये सब लिमिटलेस वेव पावर की वजह से पॉसिबल है। पर कितनी पावर? लगभग बुई से 240 किलोवाट तक की पावर जनरेट होती है। और बुई पानी के अंदर होने की वजह से इसे तूफान से भी कोई खतरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसे समुद्र के क्रीचर्स को भी कोई खतरा नहीं है, और सर्फर्स को भी नहीं, अगर आप क्यूरियस हो तो। नंबर 8, टाइडल पावर। ऐसे कुछ और भी मेथड्स है जो समुद्र के लहरों से पावर जनरेट करते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइडल टर्बाइंस। ये नॉर्मल विंड टर्बाइन जैसे काम करते हैं, सिर्फ ये पानी के अंदर रहते हैं और टाइडल फोर्स से चलते हैं। इसका एक दूसरा ऑप्शन ऑसिलेटिंग हाइड्रोफॉसिल है, जो एरोप्लेन में यूज किए जाने वाले जैसे ही काम करते हैं। जैसे ही मूव होते हैं, ये कार्नेगी में यूज किए जाने वाले जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को चलाते हैं। और समुद्री सांपों जैसे दिखने वाले डिवाइसेस भी बने हैं। इन्हें पेलमास पावर नाम के एक स्कॉटिश कंपनी ने बनाया है। पेलमास का लैटिन मीनिंग समुद्री सांप होता है। इन कम्यूटर ट्रेन साइज वाले डिवाइसेस को अगुखरिया कोस्ट पर यूज किया जा रहा है। जैसे ये समुद्री लहरों की वजह से मूव होते हैं, इनमें की हाइड्रोलिक सिस्टम एक्टिव होकर नेशनल ग्रिड के लिए एनर्जी जनरेट करती है। और चाइना उनके पावर ग्रिड के लिए ब्रिटिश का सहारा लेती है। और ज्यादा स्पेसिफिक में बात करते हैं तो बोहाई सी में स्थित जायमेन और शांटाई कोस्ट से 60 से 100 किलोमीटर लंबे ब्रिज के नीचे की जगह की बात कर रहे हैं, जहाँ पे वो 4000 लगाने वाले हैं। ये टाइडल पावर मतलब लहरों से मिलने वाली पावर पर चलेंगे और इनमें से हर एक 15 गीगावाट पावर जनरेट करेगा, जो 1 करोड़ घरों के लिए काफी है। नंबर 7, ऑस्मोटिक पावर। ऑस्मोटिक पावर खारे पानी और क्लीन पानी के मिलने पर जनरेट होता है। ऐसा नेचर में तालाब का पानी समुद्र के पानी से मिलने पर होता है। 1973 में इस प्रोसेस को देखने पर प्रोफेसर सिडनी लॉब काफी इंस्पायर हुए थे और उन्होंने इस थ्योरी को रियल में ट्राई करने के लिए देखा, जब इन्होंने जॉर्डन नदी का मृत समुद्र यानी डेड सी से मिलाव देखा। इनके सॉल्यूशन का नाम था रिवर्स हाइड्रोलिसिस हीट इंजन। लेकिन ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। सिंपली बात करते हैं तो हम इन दोनों पानी के बीच में कुछ रखने की जरूरत है, जो इन दोनों को अलग अलग करके रखेगा। ये मेम्ब्रेन्स और सेमी परमेलेबल है, जिसमें से थोड़ा फ्रेश वाटर तो पास होता है, लेकिन सॉल्ट वाटर नहीं होता। जब खारे पानी में फ्रेश वाटर मिक्स होकर उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो वहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है, जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जो टरबाइन को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। स्टारक्राफ्ट ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने 2009 में पहला ऑस्मोटिक प्लांट ओपन किया है, जो लगभग 1700 टेरावाट पावर हर साल जनरेट करता है। नंबर 6, सोलर एंड विंड पावर। अब रात, खराब मौसम और बादलों में भरे दिनों का सामना करने पर भी सोलर पैनल का यूज क्यों करते हैं? अगर हम स्पेस में सोलर अरे रखते हैं तो हमें अनलिमिटेड सोलर पावर मिल सकती है, जो नॉर्मल ट्रांसमिशन सिस्टम से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकती है। इसलिए स्पेस एक्स कंपनी स्पेस में इस प्रकार के सोलर पैनल्स रखने के लिए इसके राइट्स खरीद रही है।
इसकी एक अल्टरनेट मेथड भी है जिसमें पूरे रोड पर सोलर पैनल लगाना पड़ता है जो किसी भी कार के वजन और फ्रिक्शन को सहन कर सकती है। इस आइडिया को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने परमिशन दी थी और बाद में इसे अनफिजिबल कह के रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए फ्रेंच, डच और चाइनीज इनके खुद के वर्जन बनाने के पीछे लगे हैं। जिन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा लग रहे हैं उनके लिए हमारे पास क्वांटम डॉट कोटिंग है। नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए ये सोलर डॉट किसी भी ग्लास पर लग सकते हैं और किसी भी विंडो या फिर ग्लास को सोलर पैनल में तब्दील कर सकते हैं। सोलर एनर्जी को छोड़कर हमारे पास शेयर विंड इनॉक्सिस फनल है जो किसी के सिंक की तरह दिखते हैं। इसे बनाने वाले कंपनी का मानना यह है कि इस फनल को 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले हवाओं से भी चलाया जा सकता है। ये कन्वेंशनल टरबाइन से 6 गुना ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है, लेकिन वो इसे अब तक प्रूव नहीं कर पाया है। ऐसा ही टाइफून टरबाइन के साथ भी है। जापान के ट्रेडिशनल वाइंड टरबाइन ज्यादा हवा में काम नहीं कर सकते, पर टाइफून टरबाइन तूफान में भी काम कर सकते हैं क्योंकि इसके सेंट्रल रॉड के अराउंड 3 वर्टिकल ब्लेड्स लगे हैं जिसके स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इसके इन्वेंटर का मानना यह है कि अगर इस ब्लेड को पूरे जापान में लगाते हैं तो एक टाइफून पूरे जापान को 50 साल तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। नंबर 5, ह्यूमन पावर। पेडल पावर बहुत समय से हमारे साथ है, पर फुट पावर एक नया कंसेप्ट है जो पेवगन नाम से कंपनी की वजह से पॉसिबल है। ये कंपनी हमारे कदमों का यूज करके एनर्जी जनरेट करती है। पेवगन हमारे पैरों के नीचे की टाइल्स को बनाती है, पर ये बाकी कंपनीज के टाइल्स से काफी अलग है। ये टाइल्स हमारे पैरों से जनरेट होने वाले काइनेटिक एनर्जी का यूज पावर जनरेट के लिए करती है। एक कदम एक एलईडी लाइट को 20 सेकंड तक चालू रखने के लिए काफी है। पर इतना ही नहीं, जो पेवगन ऐप को यूज करते हैं वो इनके कदमों को डिजिटल करेंसी में बदल सकते हैं जिससे आप रिवॉर्ड पॉइंट जनरेट कर सकते हैं या फिर चैरिटी को डोनेट भी कर सकते हैं और ये लोगों के कदमों को स्कैन करके स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग हैं ये भी बता सकते हैं। वॉशिंगटन डीसी ये पहली सिटी है जिसने पेवगन टाइल्स को डुपेंट सर्कल फुटपाथ पर इंस्टॉल किया था। पैदल चल सके लोग इसके कामों के साथ 68 जनरेटर को पावर दे सकते हैं जो एक छोटे पार्क को चलाने के लिए काफी है। इस कंपनी के फाउंडर का मानना यह है कि इनकी इन्वेंशन का यूज पूरे सिटी के लिए किया जा सकता है और ये इनके कंपनी को फुटबॉल एनर्जी हार्वेस्टिंग मार्केट में काफी आगे लेके जाने का सोच रहे हैं। नंबर 4, लावा जियोथर्मल जनरेटर्स। आयरलैंड पहले से उनके जियोथर्मल वेंट का यूज एनर्जी जनरेट के लिए करते हैं, पर 2014 में गलती से इन्होंने मैग्मा चैम्बर में होल कर दिया था। हुए में ये सबसे पहले किया था। इन्होंने उस होल को बुझा तो दिया और आयरलैंड ने इस हीट को हार्नेस करने के बारे में सोचा और उन्होंने 2018 में 60 मेगावाट की पावर भी जनरेट कर ली और वो इस एनर्जी को एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और वो इस एक्सेस एनर्जी को भी एक्सपोर्ट करने के लिए दुनिया के दूसरे वोल्केनो एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। इस वीडियो का लावा से कोई भी लेना देना नहीं है, पर इतना कूल था कि मुझे इस वीडियो में डालना ही पड़ा। ये स्प्रिंग निकेल टाइटेनियम से बनी है, इसे निटिनॉल भी कहते हैं। ये स्प्रिंग ये शेप मेमोरी अलॉय है, मतलब ये ठंडा करने पर किसी भी शेप में बदला जा सकता है और गर्म करने पर ये अपने असली शेप में आ जाता है। 1973 में इसका यूज करने पर एक सिंपल हीट इंजन को बनाया गया था जिसमें निटिनॉल वार यूज करके गर्म और ठंडे हीट सोर्स में डालकर मैकेनिकल एनर्जी जनरेट की जाती है। इस हीट को बैंक्स इंजन भी कहा जाता है। इनका यूज सिर्फ बच्चों के खिलौने में सर्कुलर और स्ट्रेट मोशन देने के लिए किया जाता है और इन्हें तब से डेवलप भी नहीं किया गया है। निटिनॉल के इन्वेंटर रिडवे बैंक्स का मानना यह है कि निटिनॉल में बायोमेटालिक मटेरियल से भी ज्यादा वर्क पोटेंशियल है। तो क्या पता लोग इस आइडिया को कहाँ तक लेके जाएंगे, शायद आप ही लेके जाओ, इसके लिए तो डाला है। नंबर 3, टर्बुलेंट माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। टर्बुलेंट कंपनी ने एक सिंपल वर्लपूल टर्बाइन बनाया है जो बहुत सारे घरों को तालाब और कैनल की मदद से एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो भी किसी मरीन लाइफ को नुकसान बिना पहुंचाए। तालाब के साइड में एक नाली निकालकर वर्लपूल टर्बाइन में लगाया है और बस पानी और ग्रेविटी को उनका काम करने देना है। जब तक उसमें आ रहा पानी रुकता नहीं तब तक ये 15 से 100 किलोवाट तक की पावर जनरेट कर सकता है जो 10 से 12 घरों के लिए काफी है। ये आइडिया अनडेवलप्ड एरियाज में काफी मदद कर सकती है, जैसे कि चंदन का घर। विंडबेल्ट इलेक्ट्रिक वाइंड पावर जनरेटर इसे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता, पर यह डिवाइस उनके लिए है जो काफी कूल है, जिन्हें हवा पसंद तो है पर टरबाइन घूमना नहीं। अगर सीरियसली बात करते हैं तो दुनिया में ऐसी बहुत जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी काफी मुश्किल है, जैसे कि हैती। ये डिवाइसेस के बेल्ट हवा की मदद से वाइब्रेट होकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, गोल घूमकर नहीं। इसलिए इसे कम मटेरियल में और कम जगह में बनाया जा सकता है। ये काफी सस्ता भी है, लगभग $2 से $5 में मिल बन जाती है। ये बाकी डिवाइसेस से 10 गुना इफिशिएंट है। नंबर 2, बैटरीज। सोलर और वाइंड एनर्जी का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये पावर की जरूरत नहीं होने पर भी एनर्जी जनरेट करता है और इस जनरेट की हुई एनर्जी को तभी के तभी यूज करना काफी जरूरी होने की वजह से ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो हम आपके सामने एक डव कर्व के थ्रू दिखाने वाले हैं।
जैसे कि समय बीतता है तो एनर्जी की डिमांड और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में वेरिएशन आने की वजह से हमें एनर्जी स्टोर करने के लिए नए और नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं। कैलिफोर्निया ने जिंक ब्रोमियम बैटरीज का सॉल्यूशन दिया है, जिन्हें फ्लो बैटरीज भी कहते हैं। ये सोलर पैनल से बने हुए एनर्जी को स्टोर करता है। इसके इन्वर्टर्स का टारगेट 2020 तक 1.3 गीगावाट एनर्जी को स्टोर करने का था, जो 100 मिलियन एलईडीज को चालू रखने के लिए काफी है। पर प्रॉब्लम यह है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस प्रॉब्लम को ऑर्गेनिक लिक्विड का यूज करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इनका एम ऑर्गेनिक मेगाफ्लो बैटरीज क्रिएट करने का है, जो आयन एक्सचेंज के थ्रू इतने भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करे कि वो 10 साल तक चल सके। कुछ लोगों के लिए इसे बनने के लिए लगने वाला समय काफी ज्यादा होगा, पर कुछ आशा की किरण दिखाई दे रही है। जॉन बी गोथ्रू, को क्रिएटर ऑफ लिथियम आयन बैटरीज और रिसर्चर्स मारियाना हेलेना ब्रूगा, उससे भी अच्छे आइडिया के साथ आए। ग्लास इलेक्ट्रोलाइट बैटरी ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, पर ये कुछ मिनटों में ही रिचार्ज हो सकते हैं, एक्सप्लोड भी नहीं होते और ज्यादा टिकाऊ भी है, ज्यादा समय तक चल सकते हैं। और बैटरीज का फ्यूचर भांग में भी है। सीरियसली ये सस्ते हैं और ग्राफीन से भी ज्यादा अच्छे काम करते हैं। ये सुपर कैपेसिटर नाम के सुपर बैटरीज के लिए भी है। ग्राफीन बनाना काफी महंगा है, पर भांग नहीं, मतलब ये कमर्शियल मार्केट में जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा, पर सिर्फ एनर्जी यूज के लिए। नंबर 1, विंड मिल्स। टेक्सास को इनके बड़े क्रिएशन पर काफी गौरव है, पर टेक्सास के आर्लिंगटन यूनिवर्सिटी में काम कर रहे रिसर्चर्स ने इन क्रिएशन पर पानी फेर दिया है जब इन्होंने माइक्रो विंड मिल को इन्वेंट किया। ये विंड मिल फ्लेक्सिबल निकल एलॉय से बनाया है और ये इतने छोटे हैं कि चावल के दानों पर ऐसे 10 विंड मिल बैठ सकते हैं। इसे बनाने के पीछे का आइडिया ये है कि एक दिन सारे लोग उनके मोबाइल्स और दूसरे डिवाइसेस सिर्फ चलकर ही चार्ज कर सकेंगे, पर ये पॉसिबल होने के लिए कितना समय लगेगा। विंड मिल्स नाम के एक ताइवान कंपनी ने इसके रिलेटेड बहुत सारे कमर्शियल एप्लीकेशन पहले से ही खरीद के रखे हैं, तो फिर आपको सिर्फ आपकी उंगलियां क्रॉस करके रखनी है। अगर आपको माइक्रो विंडमिल पसंद नहीं आए तो हमारे पास बैट है, जो बेसिकली एयरशिप्स और टरबाइन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसका नाम बियॉन्ड एयरशिप टरबाइन है। हीलियम हवा में 2000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है, जहाँ पर हवा ज्यादा तेज रहती है, और 2000 फीट के ऊंचाई पर ये ज्यादा पावर भी जनरेट कर सकता है। पक्षियों का इसे टकराने का खतरा भी नहीं रहता। ये कंसेप्ट रूरल एरियाज के लिए काफी इफिशिएंट है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किए गए हैं, जैसे कि अलास्का का कुछ हिस्सा, जहाँ पर 12 घरों के लिए 18 महीने तक इसका टेस्ट रन किया गया था। तो दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप यकीन माने आप बहुत स्मार्ट हो, और स्मार्टनेस को चाहिए डेली स्मार्टनेस का डोज, जो मैं आपको डेली प्रोवाइड करता है। तो ऐसी अमेजिंग नॉलेज के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और तब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।